हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल रिजर्व्स इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे हमको मेजरली दो तरह के स्पेशल रिजर्व्स को कवर करना होता है। एक होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मजे की बात यह है, अगर आप इस वीडियो में ये दोनों भी स्पेशल रिजर्व्स की ट्रीटमेंट समझ गए तो ये आपके सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स में अप्लाई हो जाएगी। यानी कि चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो, हर जगह सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले हमें सीखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। तो पहला रिजर्व हम कवर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको शॉर्ट में मैं WCR बोल दूंगा। तो पहले इससे पहले कि मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रिजर्व होता क्या है। तो इट इज अ स्पेशल रिजर्व। तो ये क्या है? स्पेशल रिजर्व है, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप लोगों को पता है जो भी रिजर्व होते हैं हमारे, वो प्रॉफिट्स में से ही बनते हैं। जो रिजर्व हम हमारे बनते हैं वो प्रॉफिट्स में से बनते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के चैप्टर में आप जर्नल एंट्री भी इसकी सीख चुके हो। आपको ऐसी याद दिला देता हूं। एंट्री हम इसकी करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी रिजर्व है टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो इट इज अ स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स क्लेम। टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स क्लेम। तो इस रिजर्व के नाम में ही क्या आ रहा है? इस रिजर्व के नाम में आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कुछ वर्कर्स को कुछ कंपनसेशन देने के लिए हम ये रिजर्व बना रहे हैं, है ना। तो ये रिजर्व हम बनाते हैं कुछ वर्कर्स के कंपनसेशन या उनके कुछ क्लेम देने के लिए, कि हमको कल को कभी उनका कोई क्लेम वगैरह ना देना पड़ जाए, इसलिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि सपोज हमारी फर्म कुछ फैक्ट्री वगैरह रन करती है, कुछ प्रोडक्शन वगैरह करती है। सपोज फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वर्कर्स को चोट लग जाती है, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, जो भी होता है। तो ऐसे केसेस में जो हमारी फर्म होगी उसको वर्कर को कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट हुआ, जो उसका नुकसान हुआ, वो हमारी फैक्ट्री में काम करने की वजह से हुआ। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग इस रिजर्व को बना के रखते हैं कि भाई कल को हमारी कोई लाइबिलिटी आ जाए, हमें अपने कुछ वर्कर्स को कुछ क्लेम वगैरह देना पड़ जाए, तो हम लोग उस लाइबिलिटी को इस रिजर्व में से मीट कर पाए। तो ये तो इसका मीनिंग होता है। लेकिन मीनिंग आपसे पूछा नहीं जाएगा, जनरली पूछा नहीं जाता। जो आपको समझना है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि हमको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। तो हमारा फोकस इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने पे रहेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। छोटी सी एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। तो सपोज मैंने आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है एग्जांपल में। तो बैलेंस शीट एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है बेसिकली बैलेंस शीट का, जिसमें मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, लाइबिलिटी साइड 10,000। तो रिजर्व एक लाइबिलिटी होती है, आपको पता है रिजर्व हमारी लाइबिलिटी साइड में आता है। तो 10,000 का हमारा रिजर्व है। तो अलग अलग केसेस में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसको समझते हैं। केस नंबर 1 है व्हेन नो क्लेम एग्जिस्ट। जब कोई भी क्लेम होता ही नहीं है, नो क्लेम एग्जिस्ट। और व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन इज साइलेंट का मतलब क्या हुआ भाई? दो सिनेरियोज होंगे। या तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा क्लियरली कि नो वर्कर्स क्लेम एग्जिस्ट, कोई भी वर्कर का क्लेम नहीं है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। दूसरा जो हमारा सिनेरियो होता है वो जनरली आपके क्वेश्चन में होता है, यानी कि वो नीचे इंफॉर्मेशन में आपको कोई भी क्लेम वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो दोनों भी केसेस में मतलब हम लोग यही मानते हैं, अगर क्वेश्चन भी साइलेंट है तो हम यही मानते हैं कि वर्कर का कोई क्लेम नहीं है। तो इस केस में आपको क्या अकाउंटिंग एंट्री करनी होती है? तो यहां पे आपकी जो नॉर्मल फ्री रिजर्व्स की आप जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो ना, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको यहां पे करनी होती है। तो फ्री रिजर्व्स के केस में हम क्या करते हैं? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो बेसिकली हम रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं उनके पुराने रेशियो में। तो सेम एंट्री यहां पे भी होगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी? अब यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो हम यूज करेंगे टर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमें डेबिट करना है और इसको सिंपली पार्टनर्स में बांट देना है। तो मैंने यहां पे 3 पार्टनर्स दिए हैं, एक्स, वाई और जेड। तो 2x कैपिटल, 2y कैपिटल, 2z कैपिटल। ठीक है, तो पूरा रिजर्व हम बैलेंस शीट से अपनी उड़ा देंगे 10,000 रुपए का और इसको हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, अब यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको कोई रेशियो तो दी नहीं, तो जब भी कोई रेशियो गिवन नहीं होती तो हम लोग इक्वली मानते हैं। तो यहां पे आप लोग अज्यूम कर लो कि इक्वल रेशियो होगी। अब इसको आप इक्वली बांट देना तीनों पार्टनर्स में। तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शंस में आ रहा है, पॉइंट्स में आएगा तो मैं बता देता हूं। तो ये आ रहा है, तो बांट देता हूं 3,333, 3,333 और एक पार्टनर को 1 रुपया फालतू दे देता हूं 3,334। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिजाइनिंग ऐसी हो गई कि उसमें एग्जैक्टली बटा नहीं, बट कोई बात नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। राइट, तो अगर कोई भी क्लेम नहीं है या फिर क्वेश्चन क्लियरली मतलब बता नहीं रहा क्या क्लेम है या कुछ है, यानी क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में हम रिजर्व्स को सिंपली बांट देंगे पुराने रेशियो में सारे पार्टनर्स में। तो ये हमारी बात खत्म हो गई। अब सेकेंड केस में देखना। अब सेकेंड केस में मैंने बोला क्लेम है हमारा कितना, 10,000 रुपए का। क्लेम हमारा 10,000 रुपए का है। अब यहां पे आप नोट करना, मेरे पास रिजर्व कितनी है, मेरे पास रिजर्व है 10,000, 10,000 के रिजर्व है। और मजे की बात यह है कि हमारा क्लेम भी 10,000 रुपए है, हमारा क्लेम भी एग्जैक्टली 10,000 रुपए, यानी मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बराबर ही है। तो अब आपको यहां पे क्या करना होता है, तो फंडा समझना सिंपल। आप ये समझ लो कि रिजर्व के केस में हमें रिजर्व तो अपनी बैलेंस शीट से उड़ाना ही उड़ाना है। उड़ाने का मतलब क्या हुआ कि हमारी बैलेंस शीट में जितना भी रिजर्व आ रहा है उसको हमें डेबिट करना है पूरे अमाउंट से, इसको हमें खत्म करना ही करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 10,000 रुपए से डेबिट होगा ही होगा हर केस में। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या है, अब हम इस रिजर्व को बांट नहीं सकते पार्टनर्स में। क्यों नहीं बांट सकते, क्योंकि इस रिजर्व में से अब मेरे को अपनी लाइबिलिटी, अपनी क्लेम को मीट करना पड़ेगा। भाई हमने ये रिजर्व बनाया ही क्यों था, वर्कर के क्लेम को मीट करने के लिए तो बनाया था। तो अब जब क्लेम आ गया है तो अब हम उस क्लेम को कहां से मीट करेंगे, इस रिजर्व में से ही मीट करेंगे। तो जब मेरे पास 10,000 रुपए का रिजर्व पड़ा है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा लाइबिलिटी को, यानी मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। तो 10,000 की लाइबिलिटी है तो 10,000 से मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। और आप लोगों को पता ही है अपने रूल्स कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है या लाइबिलिटी हम लाते हैं तो लाइबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 और बात खत्म। तो ये भी हमारा सिंपल केस हो गया। अब थर्ड केस देखना, थर्ड केस है इंपॉर्टेंट समझने के लिए। अब थर्ड केस में मैंने आपको बोला कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 7,000 रुपए का, 7,000 रुपीज का क्लेम है। हमारे पास रिजर्व कितने की है, 10,000 की है। रिजर्व हमारे पास 10,000 रुपए की है, यहीं पे डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास रिजर्व है 10,000 रुपए की और लाइबिलिटी हमारी कितनी हो रही है, 7,000 रुपए की, यानी क्लेम की लाइबिलिटी तो है पर रिजर्व से कम है। तो इसको मैं बोल सकता हूं हमारा केस क्या बन गया, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या मैं ऐसे बोल देता हूं व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये हमारा केस बन गया। तो अब यहां पे क्या होगा, एंट्री बनाएंगे बिल्कुल उसी लॉजिक से। तो मैंने आपको बोला हर केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो उड़ना ही उड़ना है, पूरा 10,000 रुपए से डेबिट होगा ही होगा। तो उसको हमने 10,000 रुपए से डेबिट कर दिया। अब एक नया क्लेम आ गया, एक नई लाइबिलिटी आ गई, तो उस लाइबिलिटी को भी मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो लाइबिलिटी आ गई मेरी वर्कमैन क्लेम के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। अब यहां पे लाइबिलिटी कितनी है, 7,000 रुपए की। तो इसका मतलब क्या है कि लाइबिलिटी तो मेरे पास है और उस लाइबिलिटी को मैं अपने रिजर्व में से मीट करने वाला हूं, लेकिन लाइबिलिटी मेरी कम है। 10,000 का रिजर्व मेरे पास पड़ा है लेकिन लाइबिलिटी मुझे सिर्फ 7,000 की देनी है ना। तो लाइबिलिटी देने के बाद मेरे पास अभी भी 3,000 रुपए का रिजर्व बच जाएगा। तो ये हो गया मेरा फायदा, मतलब एक तरह से सरप्लस रिजर्व हो गया। अब इस 3,000 की रिजर्व की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो 3,000 रुपए बच गए इसको मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, 2x 2y 2z, है ना। तो 3,000 रुपए बांट दूंगा, वो भी क्या, इक्वल रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक मिनट, एक मिनट देना जरा। चलिए,
है ना। तो हम इसको बांट देंगे इक्वल रेशियो में, 1:1:1 में। तो ये मेरा बढ़ जाएगा 1000, 1000 और 1000। और आप देख सकते हो मेरी जर्नल एंट्री भी टैली कर रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये केस भी मेरा कवर हो गया। अब लास्ट केस, केस नंबर 4 मेरे को डिस्कस करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस है आपके समझने के लिए। तो यहां पे देखना, मैंने क्लेम बोल दिया, या क्लेम 2 बार लिखने में आ गया। तो यहां मैंने आपको क्लेम बता दिया 16,000 रुपए का, क्लेम है यहां पे 16,000 रुपए का। फिर से वही चेक करो, रिजर्व कितना था मेरे पास, 10,000 का। तो अब यहां पे क्या केस क्या हो गया, मेरी जो लाइबिलिटी है, जो मेरा क्लेम है, वो रिजर्व से ज्यादा हो गया। इसको मैं बोल सकता हूं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मेरी लाइबिलिटी रिजर्व से ज्यादा हो गई। तो अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं एंट्री लिखना शुरू करता हूं। तो वही बात, रिजर्व तो मुझे उड़ाना ही उड़ाना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा ही होगा 10,000 से। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी मेरे को रिकॉर्ड करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जो मेरी लाइबिलिटी है, पूरी लाइबिलिटी मेरी रिकॉर्ड होगी, यानी 16,000 की। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे पहले लॉजिकली सोचते हैं, 16,000 में से 10,000 रुपए की लाइबिलिटी तो मैं रिजर्व में से मीट कर सकता हूं। तो 16,000 में से 10,000 की लाइबिलिटी तो मैं रिजर्व से मीट कर लूंगा। तो 10,000 की रिजर्व में से मीट करने के बाद अभी भी मेरी 6,000 रुपए की लाइबिलिटी बच जाएगी। तो अब ये 6,000 की जो मेरी लाइबिलिटी बच गई, बेसिकली जो मेरा रिजर्व कम पड़ गया 6,000 रुपए से, तो उसके लिए मैं एक नुकसान को रिकॉर्ड कर दूंगा। ये मेरे लिए एक प्रकार से आप समझ लो नुकसान है। जितनी रिजर्व में से मीट हो गया लाइबिलिटी, वो तो बात खत्म हो गई। जो बच गया 6,000 रुपए, ये मेरे लिए नुकसान है। तो इस नुकसान को मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, इस नुकसान को मैं अलग पेन से लिखता हूं। इस नुकसान को मैं एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी नुकसान फायदा होता है, आप लोगों को पता है, हम वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं, है ना। तो यहां पे मेरा 6,000 का एक नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि 6,000 की मेरी एक लाइबिलिटी ज्यादा आ रही है। 10,000 तो रिजर्व में से मीट हो रहे हैं, तो वो तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बच गए जो 6,000 रुपए, ये मेरा एक्चुअल में नुकसान हो गया। तो उस नुकसान को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में मीट कर लेंगे। तो बस ये मेरी एंट्री हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एंट्री हमारी मैच हो गई। और यहां पे भी कोई भी रिजर्व का कुछ भी हिस्सा पार्टनर्स को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा रिजर्व हमारा यूज हो जा रहा है। अब द मोमेंट मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज कर लिया, तो अब आपको याद रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी फायदा या नुकसान होता है, वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही ट्रांसफर होता है। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने डेबिट किया 6,000 रुपए से, ये बेसिकली मेरा लॉस है, ये एक नुकसान है। तो नुकसान अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल में ही जाता है। तो हमको एक काम और करना पड़ेगा, हमको तीनों पार्टनर्स में इस नुकसान को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। और अगर आप लोगों ने रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आपको ये पता भी होगा कि अल्टीमेटली हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते हैं। तो ये 6,000 का लॉस है, और वो उनके अगेन ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो ये 2,000, 2,000 और 2,000। इस प्रकार से मेरी रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। और अगर आपको ये चारों केसेस समझ आ गए, तो आपका काम खत्म। इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। इसके बाहर एक्चुअली कोई केस बनता ही नहीं, तो वो पूछेगा क्या आपसे, राइट। तो ये आपके केसेस थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट समझ आ गई होगी। अब सिमिलरली अब हम समझते हैं अपने सेकेंड रिजर्व के बारे में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको मैं शॉर्ट में बोल दूंगा IFR। IFR आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, कभी क्वेश्चन में ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलने की जगह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल देता है। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चाहे फंड हो, एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों भी एक ही चीज है। तो पहले तो वही मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी एक रिजर्व है, और रिजर्व कहां से बनता है? हमारे प्रॉफिट से बनते हैं। सेम जर्नल एंट्री होती है। तो ये आप समझ गए क्यों बनाते हैं? टू मीट परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू
ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो हमारे बैलेंस शीट में हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट चल रही हो, और आपको पता है बैलेंस शीट में कोई भी एसेट कॉस्ट पे आती है, तो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे आ रही होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी बेकार हो जाती है कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी बुरी तरह से गिर जाती है कि वो कभी भी वापस ऊपर नहीं आ सकती, है ना। तो भाई जब मेरी कॉस्ट से मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर गई तो मेरे लिए भारी नुकसान हो गया। तो जब भी ऐसी गिरावट हो जाए मार्केट वैल्यू में जो परमानेंट नेचर की हो, ऐसे नहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंटली गिर जाए, तो वो जो नुकसान हो जाता है मेरा, वो जो गिरावट हो जाती है, उस गिरावट को, उस नुकसान को कवर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब वही इसमें भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल मैंने लिया है। तो वही छोटी सी एक बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, 3 पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड। तो देखो बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या दिया, लाइबिलिटी साइड पे मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 का दिया है और इन्वेस्टमेंट दिए एट कॉस्ट 1,00,000 रुपए। अब आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, तो उसके लिए वही अलग अलग केसेस हैं। तो केस नंबर 1 मैंने बोला, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹1,00,000। जब मार्केट वैल्यू या तो क्लियरली गिवन हो कि इन्वेस्टमेंट की 1,00,000 की है, लेकिन ऐसा आपके क्वेश्चन में होगा नहीं, या फिर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, है ना। तो वो आपको कभी भी क्वेश्चन में क्लियरली लिख के नहीं देगा कि मार्केट वैल्यू 1,00,000 की है, वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा क्वेश्चन में। दैट इज वही बात होगी जब मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, अगर क्लियरली गिवन है 1,00,000 रुपए की मार्केट वैल्यू यानी मेरे कॉस्ट के बराबर ही है तो ठीक है, और नहीं भी गिवन है क्लियरली तो भी हम यही मानेंगे कि भाई हमारी मार्केट वैल्यू कॉस्ट के बराबर ही चल रही होगी। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, तो वही बात है, रिजर्व्स तो मुझे उड़ाने ही उड़ाने हैं, तो यहां पे भी हम लोग फ्री रिजर्व्स की जैसे ट्रीटमेंट करते हैं वही सेम ट्रीटमेंट यहां पे करेंगे। दैट इज वही रिजर्व उड़ा देंगे, तो उड़ाने के लिए वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे 12,000 से, और इस रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे एक्स वाई और जेड में, और यहां पे भी रेशियो में इक्वली ले रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ दिया नहीं। तो कितने कितने रुपए बढ़ जाएगा ये, 4,000 4,000 और 4,000, बस, है ना। यानी यहां पे कोई आपको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करनी, जैसे आप अपने जनरल रिजर्व या कोई भी और रिजर्व बांट देते हो पार्टनर्स में, उसी प्रकार से इसको भी आपको बांट देना है और आपका काम खत्म। अब केस नंबर 2 समझना। केस नंबर 2 में मैंने बोला आपसे, बोला व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹88,000। चलो इसकी ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पे तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे मैंने आपको नीचे केस वाइज चीजें दे रखी है। बट आपको क्वेश्चन में क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा आपको, तो क्वेश्चन में वो आपको इन्वेस्टमेंट लिखेगा और बैलेंस शीट में यहां पे ब्रैकेट में लिख देगा मार्केट वैल्यू जो भी है। जैसे अगर 88,000 है तो यहां पे ही आपको लिख के बता देगा मार्केट वैल्यू, यानी वो नीचे अलग से नहीं बताएगा, वो आपको बैलेंस शीट में ब्रैकेट में बता के दे देगा। तो इस बात के आप केयरफुल रहना, तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। एनीवे, अब यहां पे क्या हुआ, मेरी मार्केट वैल्यू देखो 1,00,000 से गिर के कितने हो गई, 88,000 हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी की गिरावट हुई, तो 1,00,000 से गिर के 88,000 जब हो गई तो आप बोलोगे सर 12,000 की गिरावट हुई, 12,000 की गिरावट हुई। और मैंने रिजर्व कितने का बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है मेरे पास, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो एग्जैक्टली 12,000 का ही है। यानी मेरी जो गिरावट है, या मैं बोलूं जो मेरा नुकसान हुआ है, वो ठीक मेरे रिजर्व के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 12,000 है, नुकसान या गिरावट भी 12,000 है, तो दोनों चीजें ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, आप क्या एंट्री पास करोगे, तो वही सेम कहानी, रिजर्व को तो डेबिट करना ही करना है, रिजर्व तो उड़ाना ही उड़ाना है। यहां पे नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो रिजर्व तो मुझे पूरा 12,000 से गिराना ही गिराना है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 से गिर रही है, यानी मेरी एक एसेट की वैल्यू गिर रही है। तो एसेट की वैल्यू गिरती है जब, या एसेट जब हमारी डिक्रीज होती है, तो हम एसेट को क्या करते हैं, सर हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा गिरावट दिखाने के लिए। तो 12,000 रुपए से क्रेडिट हो गया और मेरी एंट्री मैच हो गई, खत्म एंट्री। और लॉजिकली भी ठीक लग रहा है। जो मेरा नुकसान है, जो मेरी गिरावट है, वो पूरी की पूरी गिरावट मेरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट कर रही है, तो बात खत्म हो गई मेरी। तो पूरा का पूरा 12,000 का रिजर्व मेरा इस गिरावट को मीट करने पे निकल गया, और कुछ भी मेरे पास रिजर्व अब बचा नहीं कि मैं पार्टनर्स में बांटूं, तो पार्टनर्स को कुछ भी हम नहीं देंगे।
इसकी कहानी खत्म हो गई। अब केस नंबर 3 पढ़ना। केस नंबर 3 में मैंने क्या बोला? केस नंबर 3 में मैंने बोला व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹94,000। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 94,000। अब यहां पे भी गिरावट हो रही है, यहां पे भी गिरावट हो रही है। कितनी की गिरावट हो रही है? तो फिर से वही है, 1 लाख से गिर के 94,000 हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 6,000 रुपए की गिरावट हो रही है। रिजर्व कितना है मेरे पास? रिजर्व है हमारे पास 12,000 का। यानी मेरी जो गिरावट है, जो मेरी नुकसान है, वो रिजर्व से कम है। मेरी गिरावट नुकसान से कम है, मेरी गिरावट रिजर्व से कम है। यानी कि मेरी पूरी की पूरी जो गिरावट है, पूरा का पूरा नुकसान इस रिजर्व से मीट हो सकता है। तो एंट्री बनाते हैं पहले। एंट्री कैसे बनाओगे आप इसकी? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा ही होगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये उड़ाना ही उड़ाना है। तो 12,000 से मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करना ही करना है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर रही है, तो मुझे वो भी दिखानी है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरना मतलब उसको क्रेडिट करना, ये भी मुझे करना ही करना है। बट गिरावट कितने से हो रही है? 6,000 से। अब केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में क्या फर्क हो गया? यहां पे जो मेरी गिरावट है वो रिजर्व से कम है। यानी जब मैं इस गिरावट को इस रिजर्व में से मीट कर दूंगा तो मेरे पास अभी भी सरप्लस कुछ रिजर्व बच जाएगा 6,000 रुपए का। अभी भी मेरे पास 6,000 का रिजर्व बच जाएगा। तो इस बचे हुए 6,000 रिजर्व की, जिसकी अब मुझे आवश्यकता है नहीं क्योंकि मेरी गिरावट ही 6,000 की हुई है, तो अब मेरे को इस 6,000 की आवश्यकता है नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको बचे हुए 6,000 रुपए को पार्टनर्स को दे दूंगा, पार्टनर्स को दान कर दूंगा उनके पुराने रेशियो में। तो 6,000 रुपए को उनके पुराने रेशियो में हम क्रेडिट कर देंगे। तो कितना कितना आएगा? 2,000, 2,000 और 2,000। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 3 भी कवर हो गया। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब केस नंबर 4 देखना क्या है। अब केस नंबर 4 में देखना, मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 85,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 80,000। तो दोबारा पूछो आपसे कितनी की गिरावट हो रही है? तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 85,000 की हो रही है, यानी 15,000 रुपए की गिरावट है, 15,000 रुपीज की गिरावट है। रिजर्व कितना है मेरे पास? रिजर्व है मेरे पास 12,000 का। तो अब यहां पे क्या अलग केस बन गया? यहां पे क्या डिफरेंट हो गया ऊपर के केसेस से? यहां पे मेरी गिरावट है, लेकिन गिरावट देखो, गिरावट कुछ ज्यादा गिरावट है। मेरे पास रिजर्व खाली 12,000 के और गिरावट ज्यादा हो रही है। उल्टा साइन बना दिया ना मैंने, 1 मिनट, साइन उल्टा बन गया, इसको सही करता हूं। तो मेरी जो गिरावट है वो रिजर्व से ज्यादा है, मेरा नुकसान मेरे रिजर्व से ज्यादा है। तो एंट्री बनाना शुरू करते हैं साथ साथ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करना ही करना है। तो अब तो ये आप सुन के भी बोर हो गए होगे बार बार, बट मैं बोलता रहूंगा ताकि आपको याद रहे। 12,000 से मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिराना ही गिराना है, वो मैंने डेबिट कर दिया। फिर मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्रेडिट करनी है, गिरानी है। अब गिरावट कितनी की है? 15,000 की। तो 15,000 से मुझे इन्वेस्टमेंट कम करना ही करना है। अब यहां पे हुआ क्या? इस गिरावट में से 15,000 की गिरावट में से 12,000 की गिरावट तो मैं रिजर्व में से मीट कर सकता हूं। 12,000 तक की गिरावट में रिजर्व से मीट कर सकता हूं। कितनी की गिरावट में मीट नहीं कर पा रहा? आप बोलोगे सर आप 3,000 रुपए की गिरावट मीट नहीं कर पा रहे। तो ये जो 3,000 रुपए की गिरावट जो मैं रिजर्व से नहीं मीट कर पा रहा, इसको मैं अपना नुकसान मान लूंगा, ये मेरा एक्चुअल लॉस हो जाएगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब भी लॉस होता है एसेट लायबिलिटी की वजह से, तो हम उसको कहां दिखाते हैं? सर उसको हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो एक्सेस लॉस हो गया मेरा 3,000 रुपए का, इसको मैं कहां डाल दूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। अब द मोमेंट मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये क्या है? रीवैल्यूएशन का एक लॉस है। तो रीवैल्यूएशन का जो भी गेन या लॉस होता है वो हमको पार्टनर्स के कैपिटल में डालना होता है। तो इस रीवैल्यूएशन को मैं, या इस रीवैल्यूएशन के लॉस को मैं पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मेरी एंट्री क्या हो गई? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 3,000 का नुकसान है, और ये नुकसान जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये भी पुराने रेशियो में ही जाता है। तो पुराना रेशियो 1,000 1,000 1,000 इक्वल है, तो इक्वली इसको बांट दूंगा। तो मेरा 4th केस भी कवर हो गया। अब फाइनली मैं केस नंबर 5 पे आता हूं। केस नंबर 5 में आता हूं।
केस नंबर 5 में मैंने क्या बोला, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 1,09,000, 1,09,000। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरी क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई? इन्वेस्टमेंट मेरी बैलेंस शीट में 1 लाख की आ रही थी, कॉस्ट 1 लाख की थी, पर यहां तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो यहां तो मेरा 9,000 रुपए से फायदा हो गया, एक प्रकार से 9,000 रुपीज से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो अब जब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, गिर नहीं रही, तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करने की जरूरत है? क्या मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। रिजर्व तो हम लोग गिरावट के लिए बनाते हैं, तो यहां तो गिरावट हुई नहीं, यहां तो बढ़ गया मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो रिजर्व की तो मेरे को आवश्यकता है ही नहीं। तो जब मेरे को रिजर्व की आवश्यकता है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा फिर, इसको अगेन केस नंबर 1 की तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। तो पूरा का पूरा 12,000 का रिजर्व मेरा बढ़ जाएगा केस नंबर 1 की तरह। तो 4 4 4, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अब मेरा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ गई, तो ये मेरा फायदा है, मेरी एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई, उसमें मेरा फायदा हो रहा है। तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, जो फायदा होता है उसको हम कहां डालते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। तो इसकी भी हमें अलग से एंट्री दिखानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा, और रीवैल्यूएशन का फायदा है तो इसको मैं रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दूंगा। तो कितने रुपए से बढ़ रही है मेरी एसेट या इन्वेस्टमेंट? 9,000 से। तो ये मैं इन्वेस्टमेंट का फायदा दिखा दिया मैंने। इस एंट्री को आप यहां पे क्लब भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यहां क्लब करके भी दिखा सकते हो, मैंने अलग अलग से दिखा दिया आपको समझाने के लिए, बट आप इसको यहां क्लब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लब करोगे तो क्या होगा, यहां पे मैं एडिशनली इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 9,000 से, और यहां पे मैं रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूंगा 9,000 से, ठीक है। तो आप यहां क्लब करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, रीवैल्यूएशन का फायदा है, रीवैल्यूएशन का फायदा है, तो रीवैल्यूएशन का फायदा हमें पार्टनर्स कैपिटल में डालना होगा, चाहे लॉस हो चाहे फायदा हो, हमें पार्टनर्स कैपिटल में डालना होता है। तो क्या उसके लिए हमारी क्या एंट्री बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स, वाई, जेड। तो ये इक्वली बढ़ जाएगा पुराने रेशियो में, 3 3 3, ठीक है। तो ये मेरी ट्रीटमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मैंने आपको टोटल कितने 5 केसेस बना के दिखाए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4 केसेस डिस्कस करे थे, यहां पे हमने 5 केसेस डिस्कस करे। इसके बाहर आपका कोई भी और दूसरा केस नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आएगा तो इन 5 केसेस में से आएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी केस बन जाए आपको किस प्रकार से ट्रीटमेंट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, बिफोर मैं अपनी डिस्कशन को खत्म करूं, कुछ आपको ले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 नोट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। पहला नोट पढ़ना आप। पहले नोट में मैंने बोला जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, इसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड, है ना। तो आपके जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सारे काम करने होते हैं, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, तो वहां पे आपको याद रखना, भूल मत जाना, जो भी आपकी क्लेम है, जो भी आपकी लाइबिलिटी है, वो आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखानी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो मैं अपने एग्जाम्पल्स पे वापस आता हूं। तो जैसे केस नंबर 1 में तो कोई लाइबिलिटी थी नहीं, कोई क्लेम नहीं था, तो छोड़ दो। केस नंबर 2 में 10,000 की लाइबिलिटी थी, तो ये आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में चली जाएगी। केस नंबर 3 में कितनी की लाइबिलिटी थी? 7,000 रुपए की थी, तो ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी बैलेंस शीट में चली जाएगी। केस नंबर 4 में कितनी की लाइबिलिटी थी? 16,000 की लाइबिलिटी थी, तो पूरी की पूरी 16,000 की लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में चली जाएगी। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर 16,000 में से 10,000 तो हम लोग रिजर्व में से मीट कर रहे हैं, तो सिर्फ बचे हुए 6,000 ही जानी चाहिए बैलेंस शीट में। ये कंफ्यूजन आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट में हम पूरी लाइबिलिटी दिखाएंगे ना। अब वो लाइबिलिटी हम मीट रिजर्व से कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देखो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो पूरे 16,000 से क्रेडिट हुआ है ना। मतलब मेरे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अकाउंट में पूरा 16,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। तो इस कंफ्यूजन में कभी मत पड़ना, ठीक है। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो बैलेंस शीट बनती है वो टैली नहीं करेगी। सिमिलरली नोट नंबर 2 पढ़ना। इन्वेस्टमेंट इज शोन इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट एट रिवाइज्ड वैल्यू, यानी
जो भी मार्केट वैल्यू ली हमने। तो इस बात का भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो अगेन मैं अपने एग्जांपल्स में आ जाता हूं। तो केस नंबर 1 में तो कोई मार्केट वैल्यू सेम ही थी, मतलब 1 लाख ही थी। तो केस नंबर 1 में जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी नई वाली, उसमें 1 लाख रुपए पे ही एसेट साइड पे चला जाएगा बैलेंस शीट में। केस नंबर 2 में मेरी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई थी, 88,000। तो मेरी बैलेंस शीट पे कितनी जाएगी अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 88,000 पे जाएगी। सिमिलरली केस नंबर 3 में मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी, नई वैल्यू 94,000 की। तो मेरी बैलेंस शीट में रिवाइज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में यानी नई बैलेंस शीट पे ये 94,000 पे जाएगी। केस नंबर 4 में 85,000 की वैल्यू हो गई थी, तो नई बैलेंस शीट में मेरी 85,000 जाएगी। केस नंबर 5 में मेरी 1,09,000 हो गई थी वैल्यू, तो मेरी नई बैलेंस शीट में 1,09,000 में जाएगी। और इन्वेस्टमेंट एसेट होता है तो ऑफकोर्स एसेट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो अगेन इसका आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, आपको इन्वेस्टमेंट की जो भी मार्केट वैल्यू है उस पे लेके जाना है नई बैलेंस शीट पे, अन्यथा आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। और नोट नंबर 3 मैंने एक रिलेटेड नोट है तो मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको पागल बनाने के लिए वो लाइबिलिटी साइड में इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड इस प्रकार से आपको लाइबिलिटी साइड में दे देता है, और यहां पे हम वर्ड फंड पढ़ के आपके दिमाग में बुद्धि मतलब दिमाग चलने लग जाता है आपका कि सर ये भी रिजर्व होगा, और इसको आप रिजर्व की तरह ट्रीट करने लग जाते हो। बट ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता। ठीक है, ये नॉर्मल आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। तो जब भी आपको इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड दिखे तो आप मन में सोचना कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं है, नॉर्मल क्रेडिटर है या फिर एक कोई नॉर्मल बैंक का लोन है। ठीक है, तो ये रिजर्व नहीं है। तो ये फंड वर्ड पढ़ के आप लोग मिसलीड मत हो जाना। ठीक है, तो बस ये डिस्कशन मुझे करनी थी इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ आप पूरी दोनों भी स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्व जो है आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों की ट्रीटमेंट समझ गए होंगे। एंड जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, अगर आप ये ट्रीटमेंट समझ गए तो सेम ट्रीटमेंट आपके बाकी चैप्टर्स में भी चलती है, बस आपको थोड़ा सा वहां पे कॉमन सेंस लगाना पड़ता है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, पार्टनर सेम ही रहते हैं, उनका रेशियो चेंज होता है। तो आपको याद क्या रखना है, रेशियो जो भी हम यूज करेंगे ट्रीटमेंट में वो ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। एडमिशन में क्या होता है, एक नया पार्टनर नया आ जाता है पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां पे बस थोड़ा सा बदलाव क्या हो जाएगा कि हम जो भी एंट्री कर रहे हैं या जो भी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में, बस वहां पे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। चाहे रिजर्व आप ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर रहे हो, बस याद क्या रखना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएगा। रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में क्या होता है, एक पार्टनर चला जाता है ना, रिटायरमेंट में रिटायर हो जाता है, डेथ में मर जाता है, तो एक पार्टनर चला जाता है। तो वहां पे भी आपको याद क्या रखना है कि वहां पे भी जो भी रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर हो रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएगा। बस इतना ध्यान रखता है, लेकिन मोटा मोटा जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम ही फंडा चलता है। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे